एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी, भाग 20। पिछली बार मैं बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन की चर्चा कर रहा था। पूरे बिहार के छात्र 18 मार्च 1974 को पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के तत्वावधान में जुटे थे पटना में, और विधानसभा का सत्र नहीं शुरू होने देंगे ऐसा निश्चय करके उन्होंने दिन भर धरना दिया। दिन भर की बहुत सारी भाग दौड़, ड्रामा सब होता रहा, और अंत में शाम के समय में जब पूरे निश्चय के साथ पुलिस बल वहाँ पर आया और राज्यपाल महोदय के लिए रास्ता बनाना ही था, उनको बल प्रयोग किया। अंत में गोलियां चली और हमारे कई सारे छात्र घायल हुए। ये समाचार जब रात को हम लोगों को मिला तो हम में से कुछ लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाएंगे और जाकर के अपने घायल साथियों से मिलेंगे। शहर में कर्फ्यू लगा दिया जा चुका था और किसी को भी सड़क पर आने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस बाकायदा गश्त कर रही थी। तो मेरा घर गंगा के किनारे था, ये मैंने पहले बताया था, रानी घाट में। और जो पटना साइंस कॉलेज में एक हॉस्टल है, न्यूटन हॉस्टल, वो साइंस कॉलेज के कैंपस के अंदर ही है, और वो वहाँ से गांधी घाट बिल्कुल करीब है। और रानी घाट से गांधी घाट ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता नहीं है, गंगा के किनारे किनारे। तो मैं अपने घर से चल करके और बिल्कुल गंगा के किनारे किनारे चल करके, जहाँ कोई पुलिस वगैरह नहीं होती है, और गांधी घाट पहुँचा, और गांधी घाट से फिर न्यूटन हॉस्टल में पहुँचा। और वहाँ पर हम लोगों ने सारी योजना की, और कुछ पूरियाँ और कुछ आलू की सब्ज़ी वहाँ न्यूटन हॉस्टल के मेस में बनवाई गई, और एक प्लास्टिक की बाल्टी में वो सारी पूरियाँ रख करके और उसी में सब्ज़ी रख करके, और हम लोग फिर से गांधी घाट आए। और वहाँ से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी नदी के ही किनारे किनारे ही है, और वो किनारे किनारे का रास्ता तो नहीं है वहाँ पर, रास्ता तो नहीं था वहाँ पर, अब शायद कुछ अच्छा बना है। तो उबड़ खाबड़, लेकिन नदी के किनारे किनारे चलते 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 हम लोग कुछ 2 किलोमीटर रहा होगा या 1.5 किलोमीटर, वो चल करके हम उस हॉस्पिटल में पहुँच गए बिना किसी व्यवधान के। और वहाँ जा कर के हमने पता किया कि जो आज गोली लगने वाले घायल छात्र हैं वो कहाँ हैं, किस वार्ड में हैं, और उनको हम लोग मिले, उनको हम लोगों ने भोजन कराया, उनका कुशल क्षेम पूछा। कईयों के जो अभिभावक थे वो आ गए थे सूचना पा करके, कईयों के अभिभावक नहीं आए थे, वो अकेले ही थे। तो उन सब से बातचीत करके और उनका मनोबल बढ़ा करके, और फिर हम लोगों ने रक्तदान किया कि हमारे घायल साथियों को खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जितने भी हम गए थे 3-4 विद्यार्थी, सब ने वहाँ पर खून दिया, और करके हम लोग वहाँ से वापस चले। और वापस चलते समय में एक बड़ी दिल को छूने वाली और हृदय विदारक सी घटना हुई, जिसका वर्णन मैं करना चाहता हूँ। वहाँ से जब मैं निकला अपने मित्रों के साथ में, तो वो प्लास्टिक की बाल्टी मेरे ही हाथ में थी, और जो पूरियाँ हम लोगों ने वितरित की थी, तो सबसे नीचे जो पूरी उसकी प्लास्टिक की बाल्टी की पेंदी में सट करके रह गई थी, वो उसके अंदर में थी। और बस, और तो सब कुछ ख़त्म हो ही गया था सारा खाना। तो जैसे ही अंदर से निकल करके और हम लोग पोर्टिको में पहुँचे उस हॉस्पिटल के वार्ड में, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक कुत्ता बैठा हुआ उस पोर्टिको में और हमारी तरफ ललचाई नज़र से देख रहा है कि बाल्टी में शायद कुछ हो तो हमें मिले। तो बाल्टी में तो एक पूरी तो थी ही, तो मैंने उस पूरी को पेंदी से निकाला और निकाल करके कुत्ते के मुंह में दिया। और जैसे ही मैं उस कुत्ते के मुंह में अभी दे ही रहा था कि मेरी नज़र दूसरी तरफ पड़ी, तो उसी पोर्टिको के अंदर में एक अत्यंत कृशकाय दीनहीन वृद्धा महिला किनारे में बैठी उसी तरह की नज़रों से हमें देख रही थी, बाल्टी को देख रही थी कि शायद इसमें कुछ खाने की चीज़ हो तो मुझे मिले।
अब मुझे इतनी ग्लानि हुई कि एक इस मनुष्य के रहते हुए, और कुत्ता तो कहीं ना कहीं घूम फिर करके खा ही लेगा, लेकिन ये वृद्धा महिला और इतनी खराब हालत के अंदर में, और पता नहीं कब से इसको खाना नहीं मिला, वो एक पूरी तो कम से कम मैं इसको खिला ही सकता था। और बहुत देर नहीं हुई थी, ये सब कुछ क्षण मात्र में ही हो गया था, और कुत्ता अभी भी उस रोटी को का काफ़ी हिस्सा उसका बाहर ही था और कुछ ही हिस्सा अंदर था। और मैंने बिल्कुल, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, उसमें आकर के और उस कुत्ते के मुंह में से वो रोटी मैंने वापस छीन ली, और हाथ में ले करके और मैं उस वृद्धा महिला की ओर देखता रहा। मेरा साहस तो नहीं था कि कुत्ते के मुंह में से निकाली हुई रोटी में उस वृद्धा महिला को कहूँ कि तुमको ये ले लो, लेकिन यह दृश्य देख करके वो महिला के आंखों में चमक आ गई, और वो खिसक खिसक करके हमारे पास आई, और उसने हाथ बढ़ा करके वो रोटी हमसे मांग ली, और उसको रोटी को खाना शुरू कर दिया उसने एक संतोष के साथ में। ये घटना, ये दृश्य कभी भी मुझे भूलता नहीं है कि अपने भारतवर्ष में किस प्रकार की स्थिति है कुछ लोगों की, कि कुत्ते के मुंह से निकाली हुई रोटी को भी इतने संतोष के साथ में और इतनी प्रसन्नता के साथ में ग्रहण किया और उसको खाया। कितनी क्षुधा की पीड़ा रही होगी उस महिला के उदर में। बड़े भारी मन से हम सब लोग वहाँ से वापस नदी किनारे पहुँचे, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सामने, और फिर उसी नदी के रास्ते 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 चलते हुए, और वहाँ पर एक कृष्णा घाट नाम का घाट है, वहाँ से फिर हम लोग साइंस कॉलेज के कैंपस में घुसे, और उसी कैंपस में न्यूटन हॉस्टल था, लेकिन जो कैंपस के अंदर की सड़क थी, उस सड़क के ऊपर पुलिस पेट्रोलिंग थी। और जैसे हम लोग जा रहे थे उस ओर, तो पुलिस वाले ने कड़क करके और हमें रुको का आदेश दिया, और हम वहीं रुके, क्योंकि पता तो था ही कि कर्फ्यू है, और कर्फ्यू के अंदर में अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। हालांकि ये कॉलेज का कैंपस था, ये सार्वजनिक सड़क नहीं थी, लेकिन तब भी अगर पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है तो खतरा तो था ही। तो हम लोग जहाँ थे वहीं बिल्कुल रुक गए, और वो पुलिस वाला हमारे करीब आया और उसने कड़क करके पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों घर से बाहर हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमने उसको सच्ची सच्ची कहानी सुनाई, और सच्ची सच्ची कहानी सुनने के बाद उसको भी लगा कि शायद मानवीय धर्म यही था करने का, और उसने हमें कुछ ज़्यादा परेशान न करते हुए और हमें ये सलाह दी या आदेश दी कि तुरंत हॉस्टल जाओ और कमरे के अंदर जाओ और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलो, शहर में कर्फ्यू लगा है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, पुलिस गोली चला सकती है। तो हम लोगों ने उसको हाँ हाँ करके न्यूटन हॉस्टल में पहुँचे, और फिर वहाँ से वही पुराना गांधी घाट, और गांधी घाट से रानी घाट, और रानी घाट से अपने घर का रास्ता मैंने लिया। मार्च 1974 के बाद वो आंदोलन और भी तेज़ हुआ। यद्यपि उसमें हिंसा और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी जनसभाएं, लाखों की जनसभाएं वहाँ पर पटना के अंदर में कई सारी हुई, और सरकार को एक जनशक्ति का एहसास ज़रूर दिलाया गया वहाँ पर। और छोटी सभाएं, कभी बड़ी सभाएं, कभी एक मोहल्ले में, कभी एक तालुके में ऐसे हुआ करती थी, और ये सारा सिलसिला पूरे बिहार में ही चल रहा था। पटना में जो कुछ कार्यक्रम छात्र संघ बनाता था पटना के अंदर होने वाले, उसमें मैं ज़रूर भाग लिया करता था, और अपने हिसाब से उस आंदोलन को गति देने में मेरी थोड़ी बहुत भूमिका रहा करती थी। और जब कभी भी इस तरह का प्रदर्शन, जुलूस कुछ हो, कुछ धरना हो, कहीं ज्ञापन देना हो डीएम को या ऐसा कुछ, तो हम लोग पूर्व सूचना तो करते थे प्रशासन को। तो हमारा जुलूस चलता था तो साथ में पुलिस की गाड़ियां भी चलती थीं कि अगर हम कुछ उपद्रव करें तो वो उसको तुरंत कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे करते हुए मेरा भी वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे पटना के, उनके साथ में थोड़ी देखा देखी हुई कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है ये बड़ा आगे रहता है इन सब कार्यक्रमों में। ऐसे ही एक बार एक बड़ा जुलूस का कार्यक्रम था, जयप्रकाश नारायण स्वयं उसका नेतृत्व कर रहे थे, और बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी थे और जो
अपना जन समुदाय था वो उस साथ में चल रहा था। और ये पूरी रैली चलती हुई राजभवन जा कर के ज्ञापन देती या कहीं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देती, ऐसी कुछ योजना थी। और जिस जीप के अंदर जयप्रकाश नारायण जी चल रहे थे उसमें नानाजी देशमुख और कई सारे जो बड़े नेता थे उस समय के वो साथ में थे, 5-6। मैं थोड़ी ही दूर पर था जीप से और उस भीड़ के साथ या उस जुलूस के साथ मैं भी चल रहा था नारे लगाता हुआ। तो जब विधानसभा और सेक्रेटरिएट और मुख्यमंत्री निवास राजभवन उस इलाके में वो जुलूस पहुंचने लगा तो फिर वहाँ पर पुलिस ने रोका और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और कहते हैं कि लाठीचार्ज जीप के ऊपर भी हुआ, न केवल जुलूस पर हुआ बल्कि जीप पर भी हुआ। और जयप्रकाश जी को भी शायद वो लाठी लग जाती, लेकिन नानाजी देशमुख बिल्कुल उनके साथ में थे। उन्होंने अपने हाथ के ऊपर उस लाठी को रोका और फिर जयप्रकाश जी को चोट नहीं आने दी। और इधर जो हम लोग चल रहे थे हुजूम के अंदर में, उसमें लाठी चलने के बाद पूरी भगदड़ हुई और लोग इधर उधर तितर बितर हुए और उसके बाद वो जुलूस वहीं पर ख़त्म करना पड़ा। तो उसके बाद जब हम लोग लौट रहे थे, मैं जिस समय लौट रहा था एक खास रास्ते से, पटना म्यूज़ियम है उसके सामने से होकर के मैं गुज़र रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे से थोड़ा सा आगे थोड़ी मेरे से कुछ बुज़ुर्ग और व्यक्ति कुर्ता पजामा पहने हुए आगे आगे चले जा रहे हैं माथे पर हाथ रख करके। तो मुझे लगा कि ज़रूर इनको लाठी से चोट लगी होगी, पुलिस की लाठी से। तो मैं थोड़ा तेज़ चल करके उनके पास पहुंचा और उनसे बातचीत की तो पता चला कि वो तो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु थे जो कि उस जुलूस के अंदर में उस शामिल थे। और पुलिस की लाठी सचमुच लगी थी उनको, हालांकि बहुत ज़्यादा तो खून वगैरह नहीं बह रहा था, लेकिन माथे के ऊपर चोट ज़रूर थी और उसी को वो दबाए दबाए आगे जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाएंगे और कैसे होगा। तो पता चला कि आसपास में ही कोई उनके मित्र हैं जिनके कि घर वो चले जाएंगे, रास्ता उनको मालूम है। तो इस प्रकार की भी घटनाएं हुआ करती हैं। तो रेणु जी के साथ में कुछ साहित्य चर्चा भी 2-3 मिनट ज़रूर हुई, क्योंकि मैंने उनका नाम सुन रखा था। उनके बड़े अच्छे उपन्यास हैं, उनकी लेखनी में काफ़ी शक्ति है। तो उस समय में ज़्यादा तो सौभाग्य नहीं मिला उनसे लंबी बात करने का, लेकिन हाँ फिर भी एक बहुत अच्छा लगा कि एक बड़े साहित्यकार के साथ आज मैं मिल कर के आया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी इस आंदोलन के अंदर में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। हालांकि मेरे भैया ने बहुत सक्रिय भूमिका तो नहीं निभाई थी इस आंदोलन के अंदर में, जो मेरे बड़े भैया हैं देवी प्रसाद वर्मा जी, लेकिन हम जो भाभी थी उन्होंने ज़रूर सक्रिय भूमिका निभाई थी। और कुछ अन्य महिलाओं के साथ वो भी घर से निकला करती थी और वो भी कभी यहाँ कभी वहाँ धरना की दिया करती थी और वहाँ भी पुलिस पहुँचा करती थी। लेकिन अक्सर पुलिस बहुत सॉफ्ट रहा करती थी इस महिला दस्ते के ऊपर। और जो उस कार्यालय के जहाँ धरना दिया जाता था, आज यहाँ कल वहाँ, उस कार्यालय के जो लोग हुआ करते थे वो बड़ा सहयोग किया करते थे। और अगर पुलिस आती होती थी तो वो बाकायदा धरना देने वालों को और पहले से ही आगाह करके और अपने कार्यालय के अंदर में भी कई बार ले आ करते थे ताकि पुलिस कुछ बल प्रयोग ना करे। तो ऐसी तमाम रोचक घटनाएं उस करीब 1.5 साल 2 साल तक वो आंदोलन जो चला उसके अंदर में होती रही। तो एक तरफ जहाँ मेरा उसके अंदर समय जा रहा था आंदोलन के अंदर, वहीं दूसरी ओर चूँकि कॉलेजेस नहीं चल रहे थे इस आंदोलन के सिलसिले में, परीक्षाएं टलती जा रही थीं, आगे बढ़ती चली जा रही थीं, तो बहुत सारा समय था। तो पढ़ाई भी खूब जम के हो रही थी, किताबें खूब इकट्ठी कर रखी थी मैंने। तो घर में पढ़ाई और फिर बाहर में लड़ाई, ऐसी दिनचर्या मेरी चलती रही और खूब बढ़िया परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ होती रही। तो परीक्षा की तैयारी और फिर परीक्षा, इनकी कुछ रोचक बातें अगली बार।